हेलो डियर स्टूडेंट, एसआर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार तथा किरण आरेख का नियम एवं उस किरण आरेख के सहायता से अवतल तथा उत्तल दर्पण की प्रमुख स्थितियों द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का हेडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण इसका इंग्लिश क्या होता है तो आप बताएंगे स्फीरिकल मिरर। स्फीरिकल मिरर। और देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है तो आप बताएंगे जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त निकाय को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आप दोबारा इसको रिपीट कैसे करेंगे बताएंगे। जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए अथवा चांदी की पालिश कर दिया जाए अथवा लाल ऑक्साइड द्वारा लेपित करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है तो इस प्रकार बने निकाय को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे आइए समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, ऐसे मान लीजिए कांच का खोखला गोला है और इसे आप क्या करिए यहाँ से ऐसे काट दीजिए। ऐसे काटेंगे तो आपको ऐसा कुछ पार्ट मिलेगा, ऐसा पार्ट मिलेगा। इस पार्ट को यदि एक तरफ कलई कर देते हैं, एक तरफ कलई कर दिए और मान लीजिए कलई वाला पार्ट है, कलई वाला तल है और सेकेंड तल या पृष्ठ क्या हो जाएगा परावर्तक हो जाएगा, तब स्वतः परावर्तक हो जाएगा। यदि किसी कांच के खोखले गोले को वो जो ट्रांसपेरेंट हो उसके एक पृष्ठ पर कलई कर देंगे तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, उसे परावर्तन की घटना घटित हो सकती है। तो इस प्रकार प्राप्त निकाय को हम क्या कहते हैं गोलीय दर्पण। अथवा इसके सेकंड उस वाले पार्ट को ले रहे हैं तो ये पार्ट ऐसे प्राप्त हो रहा है, इसको ऐसे कलई कर देंगे, इधर ऐसे कलई कर देंगे तो ये कलई वाला पार्ट है, कलई वाला पार्ट। और इसका जो इधर वाला पार्ट है क्या है परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन कह रहा है कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त निकाय को हम क्या कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण समझ गए होंगे। यहाँ डिफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं कि लिख दे जैसे इच्छा करें। देखिए बताएंगे डिफिनेशन इसका लिख रहे हैं, तो छोटा हम लिख रहे हैं यहाँ पर। जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, कलई कर दी जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहते हैं दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं। देखिए दर्पण का थोड़ा डिफिनेशन जटिल हो गया है, अब बड़ा हो गया है, जैसे लिखने में समय लग रहा है। आप क्या बताएंगे जब किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाए या कलई कर दिया जाए तो सेकंड पृष्ठ परावर्तक हो जाता है तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण के भाग, गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो भाग होते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो भाग होते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है तो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर।
कॉन्केव मिरर। अब देखिए कॉन्केव मिरर यानी गोली दर्पण क्या होता है, तो बताएंगे गोली दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। बताएंगे गोली दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, देखिए कलई वाला पार्ट है परावर्तक पृष्ठ, और परावर्तक पृष्ठ क्या है, दबा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। बताएंगे गोली दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ होता है, और परावर्तन की घटना दबे हुए पृष्ठ पर होती है। यदि परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है और परावर्तन की घटना दबे हुए पृष्ठ पर होती है तो इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। बताएंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है और परावर्तन की घटना दबे हुए पृष्ठ पर होती है, इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए सेकंड वाला आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिए उत्तल दर्पण इंग्लिश क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, अरे कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो आप बताएंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और परावर्तन की घटना उभरे हुए पृष्ठ पर होती है, तो इस दर्पण को क्या कहते हैं, हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे ऐसे देखिए परावर्तन की घटना उभरे हुए पृष्ठ पे होगा, ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ एक उभरा हुआ है और एक कलई वाला पार्ट है। तो इस प्रकार के दर्पण को आप क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इतना समझ गए, उम्मीद है। अवतल दर्पण क्या होता है, तो आप बताएंगे ऐसा दर्पण जिसको परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है और परावर्तन की घटना दबे हुए पृष्ठ पर होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और परावर्तन की घटना उभरे हुए पृष्ठ पर होती है, तो इसे क्या कहते हैं, हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए इतना समझ गए होंगे, तो इसके साथ लीजिए आगे बढ़े जल्दी से। आइए अगला हेडिंग आप लोगों का गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषा है। गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। प्रमुख परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। देखिए इसमें पहला परिभाषा हेडिंग आप लोगों का गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। और देखिए इसमें पहला लेंगे वक्रता केंद्र। हेडिंग क्या है, वक्रता केंद्र, या तो जैसे कहिए ध्रुव, पहले पढ़ा दें, जैसे कहिए ध्रुव ले रहे हैं, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, इसके इंग्लिश हो पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर, पोल मतलब होता है ध्रुव, मिरर मतलब होता है दर्पण, यानी दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो आप बताएंगे परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए ये वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, ऐसे मिड पॉइंट इसे को ध्रुव कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो आप बताएंगे परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अति परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, सेकंड हेडिंग परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड सरफेस। देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो आप बताएंगे ऐसा पृष्ठ जिस पर परावर्तन की घटना होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे कोई भी दर्पण है, यह दर्पण है और इसमें परावर्तन की घटना हो रही है, जैसे इसमें परावर्तन की घटना यदि संभव हो पा रही है तो यह पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। तो यह पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, तो ऐसा पृष्ठ जिसमें परावर्तन की घटना होती है और परावर्तक पृष्ठ को M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। M1 और M2 से इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तक पृष्ठ को M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा ये जो तीसरा आप लोगों का हेडिंग होता है वह होता है दर्पण का केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, वक्रता केंद्र का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है,
तो आप बताएंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बताएंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले, मान लीजिए गोली दर्पण कोई भी ले लेना, हम अवतल ले लेना है। अब इसका सर्किल इसका इधर पूरा हो रहा है तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा और इसी सेंटर को आप क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इस वाले पॉइंट को आप वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को किसे डिनोट करते हैं, तो सी से। आप बताएंगे वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ देखिए सेंटर सी आ रहा है तो इसे वक्रता केंद्र को किसे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बताएंगे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो बताएंगे गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए वक्रता केंद्र को किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से। देखिए अब आता है वक्रता त्रिज्या। चौथा हेडिंग आप लोग आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए अब ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो आप बताएंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण, यह गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या को आप क्या कह देंगे, जैसे इसका सेंटर यहाँ तो सी था, अब इसकी त्रिज्या, ये दर्पण का ध्रुवी होता है, इसकी त्रिज्या, इसी को क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बताएंगे क्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को आप क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर यह भी नहीं कहने आ रहा था बताएंगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इनके बीच की दूरी यानी P और C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बताएंगे दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना उम्मीद है समझे होंगे, इसे इरेज कर रहे हैं। देखिए अब आप लोगों का अगला हेडिंग है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है ध्यान दीजिए, पांचवा जो है अभिलंब है। अभिलंब इसका इंग्लिश क्या होता है, तब बताइए, नॉर्मल होता है, नॉर्मल। देखिए अभिलंब क्या होता है, तो आप बताएंगे दर्पण के वक्रता, दर्पण के किसी भी बिंदु को उसके वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। जैसे मान लीजिए चित्र बनाए, समझाने जल्दी समझेंगे आप सब। ये चित्र ड्रा कर दे रहे हैं ऐसे, ये मान लीजिए दर्पण है और देखिए इसके किसी भी बिंदु को यदि आप वक्रता केंद्र से मिलाते हैं, ये मान लीजिए सी है, ऐसे किसी भी बिंदु को मिलाएंगे वक्रता केंद्र से यह, तो ऐसे मिला देंगे तो ये रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। देखिए कुछ विद्यार्थियों को डाउट होगा, तो यदि परावर्तन की घटना यहाँ पर होती है उसके लिए वही अभिलंब हो जाएगा। बताएंगे गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को, गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। और अभिलंब को किससे, नॉर्मल इसका इंग्लिश होता है, एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। बताएंगे अभिलंब क्या होता है, तो बताएंगे गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोग छठवां हेडिंग क्या है, तो आप बताएंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, अब देखिए मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस जिसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिए मुख्य अक्ष क्या होता है, तो आप बताएंगे दर्पण के ध्रुव, जैसे यहाँ ध्रुव था, ऐसे चित्र बनाकर समझा देंगे, समझ जाएंगे जल्दी से आप सब। देखिए हमारे दर्पण का ध्रुव है और ये क्या है, सी है, तो बताएंगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। बताएंगे दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। ये देखिए क्या है, मुख्य अक्ष है। देखिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष से होकर जा रही है तो यह रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। बताएंगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है और मुख्य अक्ष को x डैश से प्रदर्शित करते हैं। इस x डैश से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और देखिए अब दर्पण का द्वारक आता है, तो दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक यानी एपर्चर ऑफ
एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर। देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है, ध्यान से समझिए। बताएंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर गोलीय दर्पण, अब इसके जो व्यास हो गए, मान लीजिए यहाँ इसका व्यास है ऐसे, तो इसी के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो आप बताएंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बताएंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है। 8वां देखिए, 8वां स्टेप, अगला हेडिंग है, आइए बाबू, अगला हेडिंग क्या है, दर्पण का द्वारक हो गया। अब देखिए इसके बाद मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस है, यानी किसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस है, या तो मेन फोकस भी कर सकते हैं, मुख्य फोकस को प्रिंसिपल फोकस कर सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस। देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, तो ध्यान समझिए, मुख्य फोकस तो आप बताएंगे पहला है दोनों दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए अलग हो जाएगा और उत्तल दर्पण के लिए अलग हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो देखिए अवतल दर्पण ड्रा ऐसे करेंगे हम, और बताएंगे अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। बताएंगे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, तो आप बताएंगे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा हो गया, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बताएंगे मुख्य फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। बता रहे हैं मुख्य फोकस क्या होता है, तो अवतल दर्पण के लिए अलग डिफरेंशियल, उत्तल दर्पण के लिए अलग। अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, तो आप बताएंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और देखिए उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा, उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए अलग हो जाएगा। जैसे उत्तल दर्पण ऐसे बनेगा, देखिए इसके क्या है, कलई वाला पार्ट है। अब बताएंगे उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये देखिए उधर से चित्र देखेंगे, बताएंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बताएंगे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं हम। और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, आप मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे भी कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस कोई भी हो किसी भी दर्पण का उसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। जल्दी से इतना इसके साथ नीचे आगे बढ़ें। आइए आप लोगों को अगला हेडिंग है 8वां फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होता है, ध्यान दीजिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब देखिए इसके इंग्लिश होता है फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस अथवा फोकस डिस्टेंस ही कह सकते हैं। देखिए फोकल डिस्टेंस क्या होता है, अर्थात फोकस दूरी क्या होती है, तो आप बताएंगे। देखिए चित्र के माध्यम से जल्दी समझ जाएंगे, ऐसे चित्र ड्रा करेंगे आप। और यहाँ ध्यान दीजिए, एक दर्पण का ध्रुव P था और एक मुख्य फोकस F था, एक वर्तक केंद्र C था। तो अब यहाँ से क्या बताएंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव P वो मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, अथवा ओनली वन फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से और स्मॉल एफ से फोकस दूरी को से फोकस मुख्य देखिए यहाँ स्मॉल एफ से
फोकस दूरी को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फोकस दूरी हो गया। अब नंबर हेडिंग है फोकस तल, फोकस तल। और देखिए फोकस तल क्या होता है, फोकस प्लेन लिख दे रहे हैं, फोकस प्लेन। और देखिए फोकस तल क्या होता है तो आप बताएंगे, ध्यान समझिए। यहाँ पर ऐसे दर्पण ड्रा करेंगे और ये मुख्य फोकस एफ होता है और ये क्या होता है, सी होता है, और ये क्या दर्पण का ध्रुव होता है। और देखिए बताएंगे हम, देखिए बताएंगे मुख्य फोकस पे अभिलंबोत रेखा, जो अभिलंबोत रेखा होती है वही फोकस तल कहलाती है। तो बताएंगे मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली वह रेखा जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है फोकस तल कहलाती है। यानी कि मुख्य अक्ष के पहला नंबर अभिलंबोत हो, दूसरा नंबर मुख्य फोकस से होकर जाए, यानी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली वह रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत होती है फोकस तल कहलाती है। जो लाइन ड्रा की हो क्या, फोकस तल है, फोकस तल। उसका डिफिनेशन कैसे बताएंगे तो बताएंगे मुख्य अक्ष, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के लंबवत वह रेखा जो फोकस से होकर जाती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। तो ये वाला फोकस तल हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। और देखिए इससे संबंधित परिभाषाएं फिनिश्ड हो गया। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, अब किरण आरेख का नियम पढ़ना है। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं, तब तक कितना स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हेडिंग आप लोगों का, आइए देखते हैं अगला हेडिंग आप लोगों का है किरण आरेख का नियम। तो देखिए जल्दी स्टार्ट करते हैं, किरण आरेख का नियम, किरण आरेख का नियम, आरेख का नियम। अब ये किरण आरेख का नियम, अब ये किरण आरेख का नियम पढ़ेंगे आप सब, दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग होंगे। देखिए आप लोगों के बुक्स में तो एक ही में दिया होगा दोनों नियम, परंतु हम पढ़ाएंगे दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग 3 नियम, थोड़ा मिलता जुलता रहेगा। तो देखिए किरण आरेख के मुख्यतः कितने नियम होते हैं तो आप बताएंगे, किरण आरेख के मुख्यतः 3 नियम है, मुख्यतः 3 नियम है। किरण आरेख के मुख्यतः 3 नियम हैं। अब प्रथम नियम का हम जिक्र करते हैं। तो ये प्रथम नियम, प्रथम नियम किरण आरेख का प्रथम नियम, ध्यान दीजिए। अब किरण आरेख का प्रथम नियम पहले अवतल के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल के लिए पढ़ेंगे। अवतल दर्पण और सेकंड वाला पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अब तीसरा पढ़ेंगे दोनों के लिए, दोनों के लिए, ध्यान दीजिए, दोनों दर्पणों के लिए। यानी कि यहाँ पर पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए स्पेशल, यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए, यहाँ दोनों के लिए। और देखिए क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए प्रथम नियम क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे, देखिए अवतल दर्पण ड्रा करेंगे और बताएंगे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हैं। प्रथम नियम बताएंगे आप, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती हैं। बताएंगे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अब देखिए अगला हेडिंग, अब आप लोग अगला नियम इसके वही नियम प्रथम नियम है, परंतु अब उत्तल दर्पण के लिए। अब बताएंगे यहाँ पर, तो देखिए आप बताएंगे उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए फोकस से इससे आती हुई प्रतीत होगा। बताएंगे उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब दोनों नियम कैसे, दोनों के लिए एक नियम के एक साथ कैसे बोलेंगे तो बताएंगे दर्पण, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए इन दोनों नियम के लिए बताएंगे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा उससे आती हुई प्रतीत होती हैं। बताएंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यह पहला नियम हो गया। अब द्वितीय नियम पे आते हैं। अब द्वितीय नियम देखिए, सेकंड लॉ क्या होता है, द्वितीय नियम। तो देखिए ये भी वैसे उत्तल दर्पण के लिए अलग और अवतल दर्पण के लिए अलग और दोनों के लिए अलग। तो उत्तल दर्पण का द्वितीय नियम, अवतल दर्पण का द्वितीय नियम ध्यान दीजिए। ये देखिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब बताएंगे हम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बताएंगे द्वितीय नियम, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह नियम हो गया। और देखिए अगला नियम, अब इस दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए,
यहाँ पर कलई वाला छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला नियम, अब देखिए बताएंगे क्या अगला नियम इसके लिए द्वितीय नियम क्या हो जाएगा बताएंगे। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश किरण, देखिए मुख्य फोकस की ओर चल रहा है, यहाँ मुख्य फोकस एफ है, तो बताएंगे उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए वास्तव में जाती नहीं है, चलने वाली प्रकाश किरणें कहा जा रहा है। बताएंगे उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जैसे यहाँ दिख रहा है। अब देखिए अब ये दोनों चित्र के अलावा एक में कैसे बोलेंगे, तो बताएंगे मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दोनों दर्पण को एक साथ कैसे बोलेंगे, तो बताएंगे गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चलने वाली अथवा की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये तृतीय नियम पे आते हैं। तृतीय नियम दोनों में कॉमन है, तो ध्यान दीजिए थर्ड लॉ तृतीय नियम, तो देखिए दोनों में कॉमन है, अवतल दर्पण के लिए भी उत्तल दर्पण के लिए भी। बताएंगे तृतीय नियम क्या होता है, तब बताएंगे वो कर्तव्य केंद्र, देखिए सी है, ये सी है और ये पी है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। बताएंगे वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। बताएंगे परावर्तन, ध्यान दीजिए, बताएंगे तृतीय नियम क्या होता है, तो बताएंगे वक्रता केंद्र सी से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अब उत्तल दर्पण ये क्या बताएंगे, देखिए यहाँ पर बताएंगे वक्रता केंद्र, देखिए एफ है सी है, तो बताएंगे वक्रता केंद्र सी की ओर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस रिटर्न चली जाती हैं। बताएंगे वक्रता केंद्र सी की ओर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाती हैं। अब देखिए दोनों नियम हो गया। अब दोनों के एक साथ कैसे बोलेंगे, तो आप बताएंगे दोनों नियम के लिए बताएंगे वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली अथवा की ओर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में दोबारा वापस लौट आती हैं। तो देखिए किरण आरेख का नियम हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसे। आइए देखिए अगला हेडिंग आप लोगों का किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पर किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करना, किरण आरेख की सहायता से बोल दीजिए बच्चे सोने करें, किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब देखिए हेडिंग आप लोगों का है किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए 6 स्थितियां संभव हैं, 6 स्थितियों में प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है। तो पहला स्थिति होता है अनंत के लिए, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। पहला स्थिति अनंत पे जब वस्तु हो, अनंत पर हो अर्थात इनफाइनाइट पे। वस्तु कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है, तो अवतल दर्पण आपका ऐसे रहता है, ध्यान दीजिए। और वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु ए बी है, ए भी कोई वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, और ये दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र होता है और मुख्य फोकस होता है। तो देखिए आप बताएंगे, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, तो आप बताएंगे मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। और सेकंड नियम बताएंगे ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो देखिए आपको प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे स्थिति में मुख्य फोकस पे। देखिए इसी जहाँ परावर्तित किरण जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो काटा है मुख्य फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, वहाँ पर मुख्य फोकस पे। तो एफ पर प्राप्त हो रहा है, कहाँ प्राप्त हो रहा है, एफ को। और इसका साइज कितना है, तो देखिए साइज कितना बड़ा है, तो आप बताएंगे बिंदु के आकार का, देखिए पॉइंट साइज प्राप्त हो रहा है, तो बताएंगे बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। और देखिए अब अगला इसका प्रकृति माने नेचर इसका कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर किरणें वास्तव में काट रही हैं, और जब वास्तव में काटेंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक। अर्थात जब देखिएगा किरण आरेख में डाट रेखा नहीं है तो समझ जाइए वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वास्तविक है, और वास्तविक का मित्र होता है उल्टा। वास्तविक के साथ क्या चलेगा, उल्टा। जैसे आर वाला ट्रिक, आर रिवर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिवर मतलब RIVER, तो 2 आर है तो 1 आर बेकार, RIVER 2 आर है तो 1 आर बेकार। अब RI और VE एक साथ लिखेंगे, RI से क्या होता है, R से होता है रियल। अब रियल के साथ, रियल मतलब होता है वास्तविक, ध्यान दीजिएगा, इसे बता देना आप लोग। रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक। और देखिए VI, अब I है, I का तात्पर्य क्या होगा, इन्वर्टेड।
हाई से इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा अर्थात ध्यान दीजिए, रियल के साथ हमेशा उल्टा होगा। आर आई एक दूसरे के मित्र होते हैं, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा। अब देखिए भी का मतलब होता है वर्चुअल। क्या होता है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होता है आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक। तो ई का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ई है इसका मतलब इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट मतलब सीधा। इरेक्ट मतलब सीधा, यानी रिवर का फुल फॉर्म याद रखेंगे तो बता सकते हैं। यदि ध्यान समझिए, यदि पृथ्वी में रियल प्राप्त होगा, रियल कैसे जानेंगे? तो आप देखेंगे किरण आरेख डाट रेखाओं द्वारा नहीं है तो आप समझ जाएंगे पृथ्वी में वास्तव में कट रहा है, यानी पृथ्वी में वास्तव में बन रहा है आपको, यानी जो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं। तो पृथ्वी में कहाँ प्राप्त हुआ? मुख्य फोकस पे। तो वास्तविक प्राप्त हुआ, तो वास्तविक का मित्र क्या होता है? उल्टा। ये दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ। तो जब पृथ्वी में वास्तविक प्राप्त होगा तो उसके साथ उल्टा होगा, और जब पृथ्वी में आभासी प्राप्त होगा तो उसके साथ क्या होगा? सीधा होगा। तो इतना नोट कीजिए, इसे इरेज करते हैं। और देखिए अब अगला स्टेप, दूसरा स्टेप आता है जब वस्तु अनंत से थोड़ा आगे है, अर्थात वो कटक के अंदर अनंत के मध्य हो। जब वस्तु कहाँ हो? इनफाइनाइट व सी के बीच हो। इनफाइनाइट मतलब अनंत व सी के बीच में, अर्थात ये अनंत है और यहाँ पर वस्तु हो और सी यहाँ है, ध्यान सी यहाँ है, ए एफ है। तो देखिए मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश की परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो देखिए मुख्य फोकस से चली गई। और दूसरा अब बताएंगे यहाँ से होकर चलने वाली, यानी वो करता है केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। देखिए फोकस है, यहाँ पे लिखना चाहिए था, उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो देखिए दोनों एक दूसरे कट की यहाँ पर, तो पृथ्वी में कैसा प्राप्त हुआ? बी डैश ए डैश, अर्थात उल्टा पृथ्वी में प्राप्त हुआ। देखिए यदि ए बी का पृथ्वी में ए डैश बी डैश होता है और इसका उल्टे सीधा के लिए है, और उल्टा प्राप्त होता है आपका, तो आप लिखेंगे क्या? बी डैश ए डैश, यानी कि उल्टा के लिए बी डैश ए डैश। तो पृथ्वी में उल्टा प्राप्त है, क्योंकि आप जान रहे हैं वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही हैं, तो पृथ्वी में कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक के साथ क्या होगा? उल्टा। तो इसका स्थिति पहले बताएंगे, स्थिति के मतलब किस स्थान पे बना है, तो किस स्थान पे बना है तो बताएंगे एफ और सी के बीच, एफ व सी के बीच, अर्थात फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बना है, बीच बना है। और देखिए इसका साइज कैसा है? साइज मतलब आकार। तो देखिए वस्तु इतना बड़ा, ये क्या है? छोटा है। ये भी वस्तु इतना बड़ा है और क्या है? पृथ्वी में छोटा है। तो बताएंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और देखिए इसका प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर। तो कैसा होगा? तो वास्तविक, वास्तविक के साथ क्या रहता है? उल्टा। तो पृथ्वी में कैसा प्राप्त होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। देखिए इसके लिए होगा और इसके लिए होगा। अब देखिए अगला स्टेप पढ़ेंगे आप, अगला तीसरा स्टेप, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु सी पर हो, सी पर मतलब वक्रता केंद्र पे हो, तो देखिए कंडीशन क्या होगा? ऐसे ऐसे रहेगा। और इसका कंडीशन क्या होगा? यहाँ से वक्रता केंद्र मतलब मान लीजिए सी वस्तु यहाँ सी पर, ये भी वस्तु सी पर है और ये मुख्य फोकस है। तो आप बताएंगे मुख्य, देखिए वो मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य फोकस से होकर गई। और सेकंड वाला, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश में परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है। अब देखिए दोनों एक दूसरे कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पर, अर्थात पृथ्वी में कहाँ प्राप्त हो रहा है? देखिए तो पृथ्वी में यहाँ बताएंगे स्थिति, स्थिति कहाँ, यानी उस पृथ्वी की स्थिति कहाँ है? तब बताएंगे सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पे जब कोई वस्तु है तो उसका पृथ्वी में वक्रता केंद्र पे ही प्राप्त होगा। और अब देखिए आपका इसका प्रकृति यानी स्थिति समझ गया। अब इसका साइज कैसा है? आकार, आकार कैसा प्राप्त हो रहा है? तो वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा पृथ्वी में प्राप्त हो रहा है, ए डैश बी डैश, यानी वस्तु के बराबर, सेम साइज जिसे कहते हैं, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्राप्त हो रहा है। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति मतलब नेचर। तो देखिए वास्तव में किरणें काट रहे हैं तो वास्तविक होगा, और उसके साथ क्या बनेगा? उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा ये याद रखिएगा। यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही प्राप्त होगा और वस्तु के बराबर प्राप्त होगा, और वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। यह कंडीशन देख लीजिए। और देखिए अब चौथा कंडीशन क्या है आपका? चौथा कंडीशन, जब वस्तु सी और एफ के बीच में, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, इतना दिखाई दे रहा है ना? देखिए जब वस्तु सी और एफ के बीच में, तब इसका किरण आरेख कैसा होगा? तो यहाँ खींच दे रहे हैं। देखिए अवतल दर्पण ऐसे रहता है और वस्तु कहाँ पर हो? सी और एफ, एफ यहाँ है, सी यहाँ है,
तो वस्तु कहाँ है, यहाँ पर है। तो आप बताएंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अब अगला किरण का नियम बताएंगे, मुख्य फोकस से होकर चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखिए कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, यानी सी से परे। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ स्थिति इसका कहाँ हो रहा है, स्थिति मतलब किस स्थान में प्रतिबिंब बन रहा है, तो बताएंगे सी और अनंत के बीच। यहाँ से अनंत स्टार्ट है और सी है, सी और अनंत के बीच सी और अनंत के बीच। और इसका साइज किससे प्राप्त हो रहा है, तो वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है। देखिए तो वस्तु से बड़ा, क्योंकि वस्तु इतना बड़ा, इससे प्रतिबिंब इतना बड़ा, ए बी वस्तु इतना बड़ा, इसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश इतना बड़ा प्राप्त हो रहा है। तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और देखिए इसका प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति तो आप बताएंगे वास्तविक और उल्टा। प्रकृति देखिए अवतल दर्पण की 5 स्थितियों में प्रकृति समान होगा, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पर प्रकृति कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपका हेडिंग पढ़ें। देखिए 5वां स्थिति आप लोगों का है जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। 5वां स्थिति है जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो। और देखिए F पर मतलब मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस होगा तो देखिए अवतल दर्पण ऐसे रहता है और वस्तु कहाँ पर है, मुख्य फोकस पे, अर्थात F4। यहाँ पर वस्तु क्या है, मुख्य फोकस पर है। अब मुख्य फोकस पे यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं, देखिए इस पे। तो बताएंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य फोकस से होकर चली गई। और दूसरा वक्रता केंद्र के इसके हेड से हमेशा प्रकाश किरणें गुजारेंगे। तो दूसरा इसके वक्रता केंद्र यहाँ से होकर चलने वाली, अर्थात बताएंगे वक्रता केंद्र सी से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती। देखिए लौट आया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समानांतर है, समांतर है। तो कहीं काटेंगे, मान लिया जाता है ऐसा कि अनंत पे काटेंगे। तो देखिए इनका स्थिति कहाँ प्राप्त होगा, स्थिति अनंत पर। और कैसा साइज किससे प्राप्त हो रहा है, साइज। तो बताएंगे देखिए अब काटेगा कहाँ, अनंत पे, और ऐसे जाएगा तो मिलाएंगे बहुत बड़ा वस्तु प्राप्त होगा। तो यानी अत्यधिक बड़ा लिखेंगे, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। और देखिए अब प्रकृति से कैसा होगा, देखिए 5 स्थिति तक कॉमन रहता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और देखिए इतना हो गया। अब 6वां स्थिति अब देखिए इसके क्या होता है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और पी के बीच हो, ध्रुव और इसके एफ के बीच, यानी जब वस्तु कहाँ हो, एफ एफ में मुख्य फोकस वो पी के बीच हो, के बीच हो। और देखिए जब वस्तु कहाँ पर हो, पी और एफ के बीच में, तो ऐसे दर्पण का चित्र ड्रा करेंगे। ये पी है और क्या है, एफ है और ये सी है। और देखिए वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर खड़ा है। तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो मुख्य फोकस से होकर चला गया। अब बताएंगे मुख्य फोकस, देखिए बताएंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो चला गया, देखिए इसमें यहाँ से। अब इसके पश्चात दूसरा किरण कहाँ से पास कराएंगे, हमेशा इसके हेड से पास कराते हैं। तो बताएंगे वक्रता केंद्र सी से होकर चलने वाले प्रकाश किरण क्या वर्क करना चाहिए, वक्रता केंद्र सी से होकर चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में रिटर्न आ जाती है। तब देखिए कहीं कटेगा नहीं, रिटर्न आएगी तो इधर चौड़ा होता जा रहा है, कहीं कटेगा नहीं, यानी कि ऊपर मिलने की संभावना दिख रही है। तो ऊपर मिलेगी, तो ऊपर यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर वस्तु सीधा प्राप्त हो रहा है, ए डैश बी डैश। वस्तु कैसा प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब सीधा। तो आप बताएंगे यहाँ स्थिति इसके क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे, यानी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अगला स्टेप है, अब देखिए साइज इसका, तो साइज वस्तु से बड़ा लीजिए। देखिए वस्तु इतना छोटा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा प्राप्त हुआ, तो वस्तु से बड़ा हो गया। अब प्रकृति से क्या हो जाएगा, प्रकृति प्रकृति इसका कैसा होगा, तो देखिए सीधा बना है। तो हम बोले हैं सीधा के साथ क्या रहता है, आभासी, आभासी और सीधा एक साथ। देखिए यहाँ डॉट डॉट लाइन है, तो आभासी शब्द आएगा, आभासी और आभासी के साथ क्या बनता है, सीधा, आभासी के साथ सीधा बनता है। तो यह कंडीशन हो गया जब वस्तु पी और एफ के बीच में। अर्थात आप 6 स्थितियां पढ़ ली हैं अवतल दर्पण के लिए। अब देखिए अब इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए 2 स्थितियां होती हैं, उत्तल दर्पण के लिए 2 स्थितियां, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना है। अगला हेडिंग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना,
प्रतिबिंब बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अधिक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का तो पहला स्थिति, इसमें देखिए दो ही स्थितियां हैं, दो स्थितियां में प्रतिबिंब बनते हैं। कितनी स्थिति में? तो मुख्यतः दो स्थिति में। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्यतः दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनते हैं। और ये पहला स्थिति क्या हो? प्रथम कंडीशन के लिए। तो जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। जब अनंत पर हो, देखिए उत्तल दर्पण ऐसा रहता है, और जब वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। तो अनंत यहाँ है, और देखिए वस्तु यहीं पर है, यहाँ पर है। मान लीजिए ये भी कोई वस्तु है, तो आप जानते हैं मुख्य से समांतर चलने वाले प्रकाश में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और देखिए ये भी मुख्य के समांतर चलने वाले प्रकाश में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर देखिए इस यफ पर दोनों किरण आभास हो रही है मिलने का, तो स्थिति क्या हो जाएगा? स्थिति यफ पर, यानी प्रतिबिंब हमें यफ पर प्राप्त हो रहा है मुख्य फोकस पे, और उसका साइज कैसा है? तो आकार, साइज मतलब आकार कैसा है? तो पॉइंट साइज, देखिए पॉइंट साइज बना है, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। और इसका प्रकृति कैसा बना है? प्रकृति माने नेचर इसका कैसा है? तो देखिए डॉट लाइन है, डॉट लाइन रहेगा तो हमेशा नेचर इसका आभासी होगा, और आभासी के साथ क्या बनेगा? सीधा। तो यहाँ पर आभासी बना है और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। देखिए इतना क्लियर हुआ। और देखिए यदि जिन विद्यार्थियों को डाउट होगा, वीडियो को दोबारा पॉज करके अथवा रिवाइज करके देख सकते हैं। तो देखिए अगला हेडिंग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला हेडिंग बताएं। देखिए उत्तल दर्पण का द्वितीय स्थिति। अब द्वितीय स्थिति जब वस्तु कहाँ पर हो? देखिए द्वितीय स्थिति में जब वस्तु अनंत व पी के बीच हो, अनंत व पी मतलब दर्पण के ध्रुव के बीच हो, और देखिए कहाँ बीच हो? ऐसे उत्तल दर्पण ऐसे रहता है। इसका द्वितीय स्थिति जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत मतलब यह और पी के बीच हो, यहाँ पर कहीं भी वस्तु रखेंगे। देखिए दो ही स्थिति इसमें होता है, कहीं भी वस्तु रख सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस इससे आती हुई प्रतीत हो रहा है। और सेकंड वाला कहाँ से भेजेंगे? तो देखिए वक्रता केंद्र सी की ओर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में दोबारा वापस लौट आती है। लेकिन देखिए प्रतीत हो रहा है यहाँ पर ऐसे सी से होकर जा रही है, सी की ओर चल रही है। तो यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर बी डैश और ए डैश, यानी ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सीधा बन रहा है तो ए डैश और बी डैश। अब देखिए अब चित्र आपका ऐसा बना, तो आप स्थिति कहाँ दिखा सकते हैं? यानी किस स्थान में प्रतिबिंब बना है? तो पी एफ और पी के बीच स्थिति, यानी पी व एफ के बीच प्राप्त हो रहा है, बीच प्राप्त हुआ। और देखिए अब इसके बाद प्रकृति, इसका साइज कैसा है? तो वस्तु से छोटा। देखिए अवतल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु इतना बड़ा, उसका प्रतिबिंब कितना छोटा प्राप्त होता है? देखिए तो लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और देखिए इसका प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति मतलब नेचर। तो देखिए डॉट लाइन है, तो जहां डॉट लाइन मिल जाए वहां आभासी, और आभासी के साथ क्या बनते हैं? सीधा, आभासी और सीधा। इस तरह आपका दोनों दर्पण की स्थितियां समाप्त हो गया। और देखिए अब आता है थोड़ा सा बता दें, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग थोड़ा सा हेडिंग में जान लीजिए, इसके बाद उत्तल दर्पण का प्रयोग बता देंगे। तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग पहला होता है जो डॉक्टर आंख नाक कान का, आंख नाक कान के निरीक्षण में उपयोग करता है, यानी कि जांच करने में किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का, ताकि प्रतिबिंब बड़ा बना है। और दूसरा दाढ़ी बनाने के लिए, देखिए बड़े फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। आपसे आता है अवतल दर्पण का तो उपयोग लिख देंगे, दाढ़ी बनाने के लिए और आंख कान की जांच करने के लिए। और देखिए सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है, सूर्य प्रकाश को एकत्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है सूर्य प्रकाश को एकत्रित करने में। और देखिए सर्च लाइटों में इसका और चौथा प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सर्च लाइट मतलब जितना भी खोजने वाला रहता है, जैसे प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता, इसका फोकसित हो जाता है एक बिंदु पे, इसका सर्च लाइटों में इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए हेडलाइटों में इसका प्रयोग किया जाता है, हेडलाइटों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके चार मुख्यतः प्रयोग हैं। और देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? और देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग और देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान समझिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग मुख्यतः देखिए किस स्थान पर होता है? तो दो ही जगह पर हो पाएगा। जैसे क्या करता है? प्रतिबिंब को छोटा बनाता है,
छोटा मतलब अधिक प्रतिबिंब रहेगा, बड़ा तो उसको क्या करेगा, छोटा बना देगा। तो इसका गाड़ी के साइड मिरर मतलब समझ रहे हैं, इस वाले साइड वाले में तो ताकि ये क्या करे, पीछे का पूरी वस्तु को प्रतिबिंब छोटा बना के दिखाए, नहीं तो कहीं कार का चाहे गाड़ी का बना देगा, पीछे का गाड़ी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर में। और जहाँ पर छोटा प्रतिबिंब हमको चाहिए और दूसरा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, जहाँ भी छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना रहेगा, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना रहेगा, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का बहुत कम ही प्रयोग होता है, लेकिन तो अवतल दर्पण का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। एक जगह और प्रयोग होता है, कहाँ पर, इसका हेडलाइटों में प्रयोग होता है, हेडलाइटों में, हेडलाइट व देखिए टेबल लैंप में, टेबल लैंप में प्रयोग होता है, टेबल लैंप में। और देखिए परीक्षा में आपसे अवतल दर्पण ही पूछेगा, अवतल दर्पण के देखिए 6 उपयोग हैं, 5 उपयोग है, और इसके कितने उपयोग हैं, 2 ही। तो इसके उपयोग बहुत कम परीक्षा में आते हैं, लेकिन तो अवतल दर्पण के आते हैं। तो उम्मीद है हमें समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ गया। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।